अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारी यही दुआ है कि आप लोग कामयाब हों और हंसते मुस्कराते हुए पेपर दे के आएँ और अल्लाह पाक आप लोगों को पेपर्स में कामयाब करे। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 41 है लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग। आप लोग जो हैं अब बड़े हो गए हैं, पहले आप लोग एज अ वर्कर काम कर रहे थे। आपको पूरे लेसन्स जो 40 पढ़ाए हैं उसमें यही बताया गया है कि आपने किसी कंपनी में किसी फॉर्म में काम करना है तो कैसे करना है, कैसे आपने रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, आपकी जो टॉकिंग वे है वो कैसा होना चाहिए। अब आप जो है इस 41 से लेके 44 तक अप टू 44 आप लोगों ने अब ये सीखना है कि आप एक बॉस हैं, आपने अब इंटरव्यू लोगों का करना है और आपने को वर्कर्स को या वर्कर्स को काम पे रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कैसा लगा अब आप लोगों को बॉस बन के। फेसिंग कम्युनिकेशन डायलेमा एट रॉकपोर्ट। रॉकपोर्ट जो है प्रेसिडेंट, रॉकपोर्ट के एक प्रेसिडेंट थे जॉन थॉर्नबैक। उनके जो है एक डायलेमा उन्होंने किया, उनको फेस हुआ, उन्होंने एक डायलेमा फेस किया। उसके बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है। उसके आगे जो है आपका लेसन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2-3 क्विज हैं और डायलेमा ये था कि उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और मीटिंग रखने का मकसद ये होता है आप लोग जो काम अच्छा कर रहे हैं उस काम को सराहा जाए, उसको आपने एज इट इज़ कंटिन्यू करना है और जो काम आप अच्छा नहीं कर रहे उसको आपने रोकना है और उसमें कुछ तब्दीलियाँ कुछ बेहतरियाँ लाकर और बेहतर वो काम करना है। तो कॉलिंग अ मीटिंग इज़ नॉट अनयूजुअल। जब भी आपने कोई मीटिंग रखनी होती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अनयूजुअल कोई भी मीटिंग नहीं रखता। एग्जीक्यूटिव्स डू इट एवरी डे। ये दोनों आपके क्विज़ेस हैं और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो आपके ऑनर्स हैं, फर्म्स के ऑनर्स सारे, ये रोज़ आए दिन जो है मीटिंग्स वगैरह करते हैं। प्रिंसिपल्स और टीचर्स के दरमियान में मीटिंग होती है। प्रिंसिपल्स बच्चों की जो स्टडी टाइम होता है उससे अलग टाइम मीटिंग का रखता है, चाहे वो ब्रेक का हो जाए चाहे वो छुट्टी के बाद का हो जाए, वो उनका अपना जो है मकसद है। अब जो रॉकपोर्ट के प्रेसिडेंट थे जॉन थॉर्नबैक, डिसाइड किया था उन्होंने कि वो एक जो है रॉकपोर्ट इज़ अ फुटवियर सब्सिडरी ऑफ रीबुक है, ठीक है। उन्होंने अपने जो टेलीफोन कंपनी में जो आंसर करते थे उनमें जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ थे 350 थे, उनके दरमियान एक मीटिंग रखी सबके दरमियान में और एक बहुत बड़े हॉल में उनको गैदर किया, रूम में गैदर किया और उन्होंने मीटिंग 2 दिन तक की है। बहुत ज़्यादा टाइम है, 48 आवर्स। तो 2 दिन मीटिंग करना एक तरफ से बैड इफेक्ट भी है कि आपके अपनी जॉब पे असर पड़ रहा है, लेकिन एक तरफ अच्छा इफेक्ट ये है, एक तरफ अच्छा जो उसका असर है वो ये है आपके को वर्कर्स को ये पता चलेगा कि उनके अंदर क्या खामी है, उन्होंने उसको सुधारना है और क्या अच्छाई है जिसको उन्होंने साथ लेके चलना है। मेन टॉपिक आपका कम्युनिकेटिंग ऑरली है। आपके साथ जो मैं बात कर रही हूँ वो ऑरली कम्युनिकेट कर रही हूँ। आप जो है रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेशन करते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको लेसन्स में बताया था कि कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है, एक ऑरली और एक आपने रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करनी होती है। अब ऑरली कम्युनिकेट करने में आपको क्या बेनिफिट्स हैं, आप क्या हासिल कर सकते हैं या आपको क्या हासिल होता है, वो इस पैराग्राफ में देखना है। रॉकपोर्ट्स जॉन थॉर्नबैक नोज दैट स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर द कम्युनिकेशन स्किल्स वर यूज द मोस्ट। उनको भी ये पता था और हमें भी ये पता है कि जब हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये एक ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आप अपनी और मेरी मिसाल देख लो, मैं आपको बोल रही हूँ आपके थ्रू, मतलब माइक के थ्रू बोल रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ और आपने उस चीज़ को सुनना है, तब हमारी जो है कम्युनिकेशन वो पूरी होगी। तो गिव अ चॉइस, पीपल वुड रादर टॉक टू ईच अदर देन राइट टू ईच अदर। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लिख कर बात करते हैं या बोल कर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। टॉकिंग टेक लेस टाइम एंड नीड्स नो कंपोजिंग, टाइपिंग, रीटाइपिंग, डुप्लीकेटिंग और डिस्टर्बिंग, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि हमारी जो रिटन फॉर्म में होती है उसमें हम लोगों ने एक दफ़ा लिखा, उसको पहले जो है कंपोज किया, फिर टाइप किया, अगर उसमें कोई गलत हो गया फिर दोबारा से उसको रीराइट करना, उसमें रीटाइपिंग करना, डुप्लीकेट उसके बनाना,
जारी बात है, कुछ लिखा है एप्लीकेशन वगैरह, तो उनको डुप्लीकेट्स बनाने हैं, इनको फोटोकॉपीज़ करनी है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस तक अपनी बात पहुंचानी है। तो जो टॉकिंग वे है या बोल कर आप लोगों ने चीज़ बतानी है, उसमें ये सारा काम नहीं होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ सिंपल ये है कि आपका टॉकिंग वे या ओरल कम्युनिकेटिंग करना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करना। बाय कम्युनिकेटिंग विद फेशियल एक्सप्रेशंस, eye contact, tone of voice, gestures and postures, people can send subtle message that add an other dimension to the spoken words. अब हम लोग जब बोलते हैं, आप लोगों ने खुद जो है अपने आप को लेकर, चाहे प्रीवियस जब आप लोग कॉलेज लेवल पे होते थे स्टूडेंट्स हैं, तो स्पीचेस वगैरह होते थे, उसमें स्पीचेस में आप लोगों को यही कहा जाता था कि आपने फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, उसके पोस्चर्स होते थे, उसके जेस्चर्स होते थे, आपकी वॉइस टोन जो है वॉइस की बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। आपको यही चीज़ें बताई जाती थी कि जब आपने स्पीच करनी है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इससे क्या होता है, जब आपने किसी बात पर जोर देना होता है, आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, आप उस पर जोर दे के बोलते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं बोली हूँ। लेकिन जो आपने सिंपल से जो बात करनी है, वो आप सिंपली रीड करते जाओ, बोलते जाओ, वो एक ही मायने रखते हैं। आई कॉन्टेंट कह रही हूँ, आई कॉन्टैक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बात कर रहे थे, आंखों में आंखें डाल के बात करनी होती है, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ जी, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। Oral communication satisfies people's needs to be a part of human community and makes them feel good. और यही जो oral communication है, ये आप लोग जिससे आप बात कर रहे थे उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ जी, फेस टू फेस बात हो रही है, जो चीज़ हम लोगों ने पूछनी है वो एट अ टाइम पूछ सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन है या क्यूरी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। When communicating orally, try to take advantage of the positive characteristics while minimizing the dangers. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं orally, अब आपके सामने जब बात करेंगे तो किसी को आपकी बात पे एतराज़ होगा, वो मुंह पे आपके कहेगा कि नहीं जी, आपने ये बात गलत की, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। आपने इतनी बात इफेक्टिवली करनी है कि आपकी बात लोग पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं और आपको डेंजर ना हो, उनकी बातों का गलत रिएक्ट ना हो टू अचीव। और ये मैंने बहुत दफ़ा देखा है यूट्यूब चैनल्स पे, लोग बेतहाशा आके बोल जाते हैं ना, उनको ये पता होता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इवन मैंने आप लोगों के LMS जो हैं उन पे भी चेक किए हैं, जो आप लोगों के अपने लेक्चरार्स हैं उन पे भी कमेंट किए हुए हैं। तो वो क्या है, एक अच्छा उनका जेस्चर है, वो इंग्लिश में बोलते हैं, पता चल रहा है कि हाँ जी वो एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात ही आ जाती है, मैंने कमेंट भी देखा था, वो कह रहे थे क्या है, पूरा लेक्चर आपने 1 घंटे का जो है इंग्लिश में दे दिया, हमें नहीं समझ आई। भाई उनका क्या कसूर है, आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो, आपको उनकी समझ आए। तो ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी होती है और किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। आगे सबके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ नहीं कह सकती। खैर, टू अचीव दैट गोल, आपने जो गोल हासिल करना है, क्या गोल है कि आपने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है। इसके लिए 2 की स्किल्स हैं, 2 कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। वो क्या है, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपके ट्रू और फॉल्स। शॉर्ट क्वेश्चन में आने का मतलब यही होता है कि ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। वो कहते हैं कि आपके स्पीकिंग इज़ द कम्युनिकेशन स्किल वी यूज़ द मोस्ट। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ स्पीकिंग करनी है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पूरे हो जाएंगे। कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग दोनों होंगे तो कम्युनिकेशन पूरे होगा आपका। स्पीकिंग में क्या है देख लें, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन अ लॉजिकल वे। स्पीक कर रहे हैं तो आपने जिस पॉइंट पे, जिस नुक्ते पर बात करनी है, उन पे लॉजिकल वेज पे बात करनी है, डिबेट करनी है, ताकि आपकी बात जो है, जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं, वो लोगों को समझ आ जाए। डिसाइड ऑन अ स्टाइल दैट सूट्स द ओकेजन। आप जो है इस बात को ऐसे ले लें, जब हम किसी शादी वगैरह पे जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये वाला जो सूट है ये बहुत अच्छा लगेगा बारात पे, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा मेहंदी पे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ओकेजन मेहंदी का है।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपने अपने स्टाइल को मेंटेन करना है जिस ओकेजन के लिहाज से। अब किसी एक ओकेजन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा फ़नी वे में हो रहा है और उसमें आप जब सीरियसली बोलेंगे तो आपका सारा ओकेजन वो जो है उसमें वो कहते होते हैं सब कुछ सफना सफान हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। आपने ओकेजन को देखते हुए अपने स्टाइल को गेन करना है और उस पर एक्ट करना है। एंड एडिट योर रिमार्क्स मेंटली, और अपने आप को मेंटली भी तैयार रखना है कि आप जिस पॉइंट पे बोल रहे हैं उस ओकेजन, जाहिर बात जब आप बोल रहे हैं तो आपको किसी न किसी ने सुनना है, तो वो आपको रिमार्क भी कर सकते हैं, वो आपको कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपने मेंटली उस कमेंट्स के लिए भी तैयार रहना है। एज यू स्पीक वॉच द अदर पर्सन जजिंग फ्रॉम वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक। फिर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और क्विज भी है कि जो जजमेंट होती है वो वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक दोनों से होती है। वर्बल क्या है कि आप जो है वर्बली बोलते हैं जो भी चीज़, मैं जो आपको लेक्चर दे रही हूँ, जब आप बोलते हैं कि हाँ जी अच्छा है या बुरा है, वो वर्बली है। नॉन वर्बली क्या है कि आप अपने जेस्चर से, आप अपने फेस एक्सप्रेशन से बताते हो। जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो बिरयानी आ जाए, अब मिर्च ज़्यादा हो जाए या नहीं खाई जाए, तो हमारे फेस एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, ठीक है। और जब अच्छी बिरयानी पक्की हो या खाई जा रही हो तो हमारे फेस एक्सप्रेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये फीडबैक होती है कि हम लोग नॉन वर्बली भी दे सकते हैं, मतलब अपने फेस एक्सप्रेशन से। फेस एक्सप्रेशन नहीं है तो हम लोगों जब ज़्यादा कोई किसी की बात पसंद आती है तो क्लैपिंग शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल है। वर्बल क्या है कि आपने वर्बली अपने मुंह से बोल के उनको अपना जो है बताना है जजमेंट कि आपको क्या फील हो रहा है। वेदर यूर मैसेज इज मेकिंग द डिजायर्ड इम्प्रेशन, कि आपका जो मैसेज है वो उनको इम्प्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपकी जजमेंट जो है वो वर्बली भी हो सकती है और नॉन वर्बली भी हो सकती है। इफ़ नॉट रिवाइज एंड ट्राई अगेन, जब आपको पता चल जाए, अब वर्बली जो है आपको कह दिया जाए कि हाँ जी बहुत अच्छा है, या आपको कह दी जाए नहीं ये बात नहीं समझ आई, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप दोबारा से उस चीज़ को, उस पॉइंट को रिवाइज करो और उनको समझाने की कोशिश करो। नॉन वर्बली क्या है कि आपको जी आपने पूछा है कि आया आपको ये बात, आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। नॉन वर्बली मतलब वो क्लैपिंग ना करें, तो मतलब क्या है आपने दोबारा से उस चीज़ को, उस पॉइंट को रिवाइज करना है और उनको समझाने की कोशिश करनी है। जब क्लैपिंग होगी तो मतलब आपका पॉइंट उनको क्लियर हो गया है, तभी क्लैपिंग हुई है ना, उनको जजमेंट हुई है, आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो ठीक है। जस्ट वेरियस राइटिंग असाइनमेंट्स कॉल फॉर डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। जब आप लोग असाइनमेंट्स लिखते हैं तो उसमें बहुत से राइटिंग स्टाइल्स आपने देखने होते हैं, उनमें चेंजिंग लानी होती है, सब कुछ है। जब आप वेरियस सिचुएशन में जाते हैं तो आपके स्पीकिंग स्टाइल्स चेंज हो जाते हैं, बहुत से स्पीकिंग स्टाइल्स हो जाते हैं। योर स्पीकिंग स्टाइल्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंटीमेसी बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन एंड ऑन द नेचर ऑफ योर कन्वर्सेशन। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि जब आप लोग स्पीकिंग स्टाइल में जो चीज़ डिपेंडेंट होती है वो क्या होती है, आपका और आपके जो सुनने वाला है उसके दरमियान में जो कनेक्शन होता है, और साथ ही साथ आप जिस बात पर, जिस नुक्ते पर बात कर रहे हो वो क्या बात है। आया वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्या पता आप इतनी हाई लेवल की बात कर रहे हो उसको ना समझ आए जिसको आप समझाना चाह रहे हो। तो आपने बात ऐसी करनी है जो एक आम इंसान को भी समझ आ जाए, और अगर बहुत हाईली क्वालिफाइड है तो उसको भी चीज़ समझ आनी चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग विद अ फ्रेंड, जब हम लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे बड़ा फ्रेंकली बात कर देते थे, जबकि जब कोई स्ट्रेंजर वगैरह हो या हमारा बॉस हो तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी होती है। तो यही चीज़ जो है हमारी स्पीकिंग में शामिल होती है। एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ एन ऑरल कम्युनिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो ऑरल कम्युनिकेशन का वो क्या है, टेलीफोन है। ग्राहम बेल है शायद जिन्होंने इन्वेंशन किया था, मैं गलत ना हुई तो ग्राहम बेल ही है। उन्होंने क्या किया था, बहुत जो है हम पे आसान किया, जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया। हम लोग बहुत दूर जो है बैठे, दूर दराज बैठे हुए एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं। ठीक है पहले नहीं होता था, लोग 3-4 जो है दिन लगा के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अगर दूर वगैरह हो, नज़दीक में तो चलो बंदा पहुंच ही जाता है, मैं दूर की बात कर रही थी। तो टेलीफोन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्वेंशन साबित हुई है ऑरल कम्युनिकेशन के लिए। However, if your telephone skills are lacking, अगर तो आपकी टेलीफोन, आप
वही बात आ गई, टेलीफोन पे आई है। तो टेलीफोन स्किल्स लैकिंग क्यों होगी? जब हमारे पास नॉलेज कम होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना था कि जिस नुक्ते पर, जिस चीज़ पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज हमें इतनी हो कि हम अपनी बात लोगों से मनवा सकें या अपनी बात लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। अगर तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हमारी बात लोगों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच रही, तो हम अपना भी टाइम ज़ाया करें, उनका भी टाइम ज़ाया करें। कभी कभी हम लोग रूडली बिहेवियर करते हैं कि पता नहीं इसको क्यों नहीं समझ आ रही, पता नहीं हमने क्या फ़ारसी बोल दी जो इसको नहीं समझ आ रही। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने नहीं करना। और इसका मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि हम लोगों के पास इतनी एबिलिटी हो, इतनी इन्फॉर्मेशन हो, इतनी नॉलेज हो कि हम अपनी बात दूसरों तक कन्वे कर सकें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अदर वेज ऑफ इंक्रीजिंग योर फ़ोन प्रोडक्टिविटी बाय। आपने अगर तो इंक्रीज़ करनी है अपनी प्रोडक्टिविटी को, तो आपने क्या करना है, जॉटिंग डाउन एन एजेंडा बिफोर मेकिंग अ कॉल। आपने कॉल करने से पहले क्या करना है, आप एक रफ स्केच सा बना लेना है कि आपने जिस एजेंडे पे, जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है, इन टॉपिक्स पे बात करनी है। फिर उसके बाद जो है आपने कॉल कनेक्ट करनी है। सेविंग सोशल चिट चैट फॉर एंड ऑफ अ कॉल। चिट चैट क्या होती है कि आपने एक एजेंडा करना था, उस पर बात होगी, उसके बाद आपने फॉर्मल बात करना शुरू कर दिया। फॉर्मल जब बात करना शुरू करेंगे, क्या पता आपकी कोई ऐसी बात सुनने वाले को अच्छी ना लगी हो, नागवार लगी हो, तो वो चिट चैटिंग में हंसते, कहीं मजाक में आपको वो बात कह दे और हमें ना अच्छी लगे। तो जब हम लोगों ने एक मीटिंग रखनी है या एक एजेंडा है जिस पे बात कर रहे हैं, तो उसमें चिट चैट जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। सेव एंड क्लियर साउंड में आपने बात करनी है जिस टॉपिक पे बात है, एंड दैट्स ऑल, ख़त्म कर देनी बात। नीचे भी यही टॉपिक्स को क्लियर करके उन्होंने लिखा हुआ, मतलब थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। लिसनिंग, पहले आपने क्या था किया, स्पीकिंग किया था, अब लिसनिंग है। मैंने पहले कहा था जब आप एक चीज़ पर बात कर रहे हो तो आगे कोई ना कोई आपके सुनने वाला ज़रूर होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोलते जाओ और आपके सामने कोई सुनने वाला ना हो। तो लिसनिंग में क्या है, इफ़ यू आर टिपिकल यू स्पेंड ओवर हाफ योर कम्युनिकेशन टाइम लिसनिंग। अगर तो आप टिपिकली एक बिजनेसमैन हो, एक इंटरव्यूअर हो तो बिजनेसमैन ही होंगे, बॉस, तो क्या होगा कि आपने आधे से ज़्यादा जो टाइम है वो लिसनिंग में स्पेंड करना है। लिसनिंग में क्या है, आप अगर बॉस हो, बॉस ने एक बात कर दी, ख़त्म होगी बात, लेकिन आपने सुनना अपने कोवर्कर्स का भी है, अपने लेबर्स का भी है, अपने मैनेजर्स का भी है। अगर आपके जो वो क्या कहते हैं पार्टनर्स हैं, उनकी भी बात सुनिए। तो कहने का मकसद यह है कि आपका आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो सुनने में जाता है बनिस्बत बोलने में। लिसनिंग सपोर्ट्स अफेक्टिव रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है कि आपने जब सुनना है किसी की बात, यहाँ पे प्रिंसिपल की अगर मिसाल दूँ, प्रिंसिपल अगर टीचर्स की बात सुनेगा तब ही एक ऑर्गेनाइजेशन या एक उनका इदारा चलेगा। टीचर्स की बात ना सुनना, उनको जो है रूडली बिहेव करना, इससे क्या होगा, टीचर्स ने ही बच्चों को पढ़ाना होता है। अब ये तो नहीं है कि प्रिंसिपल जाके सारी क्लासेस को बताएंगे। तो इनके में लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके रिलेशंस को बेहतर बनाने में। एनहांस द ऑर्गेनाइजेशंस डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैंने तो टीचर्स की बात की थी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, तो आपकी एनहांसमेंट होगी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में। सारी बात है, आपने अपने कोवर्कर्स की बात सुनी है, अपने मैनेजर्स की बात सुनी है, उनके पास क्या पता कुछ अच्छा प्लान हो, कुछ अच्छी ऐसी सजेशंस हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको उसका प्रॉफिट होगा। alerts the organization to the innovations growing from both external and internal forces and allows the organization to manage the growing diversity both in the workplace and in the customers itself। जब आप सुनने के काबिल हो जाएंगे, वो कहते हैं ना, आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप लोगों की बातें सुन सकें। जिसमें ये सलाहियत नहीं है ना, वो लाइफ में स्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की बात सुने। इससे क्या होता है कि जो काम करने वाले जो काम करते हैं, जो लोग हैं काम करने वाले, उनके दरमियान में बहसों मुबाहिसा नहीं होता। आपके जो कोवर्कर्स हैं, उन्होंने किसी कस्टमर से
चीज़ लेनी है देनी है, उनमें कोई बहसो मुबाहिसा नहीं होता। सर्व करते हुए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे जो है इंटरेक्शंस या उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब। What happens when you listen? जब आप सुनते हो किसी को तो क्या होता है, आपकी सेंसिंग काम कर रही होती है। इन चीज़ों को आप अपने ऊपर रख के देखें, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी सेंसिंग काम कर रही है। सेंसिंग क्या है, आपके ईयर्स काम कर रहे हैं, आपकी आइज़ काम कर रही हैं। जिस पॉइंट पे जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो पॉइंट आपके सामने है, आपकी आइज़ काम कर रही हैं, आपका माइंड जो है वो क्लियर कर रहा है, सारे पॉइंट्स को इंटरप्रेट कर रहा है, एवेलुएट कर रहा है। उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड क्या है, उसके बाद आप ये रिस्पॉन्ड ये नहीं है कि कमेंट करना है। रिस्पॉन्ड ये है कि मैं जो बात आपको बता रही हूँ वो दुरुस्त है, आपने उसको एज इट इज़ याद की है। अब 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग बात हो जाए। लिसनिंग तो की है, कम्युनिकेशन हो रही है, स्पीकिंग भी हो रही है, लिसनिंग भी हो रही है, लेकिन 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी शामिल होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो कंटेंट लिसनिंग होता है, एक आपका क्रिटिकल लिसनिंग होता है, और एक आपका थर्ड जो है वो एक्टिव लिसनिंग है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और क्विज में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी। द गोल ऑफ कंटेंट लिसनिंग इज टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन इम्पार्टेड बाय अ स्पीकर। रिटेन का मतलब क्या होता है, अपने माइंड में फिट कर लेना। कंटेंट लिसनर, आप लोग कंटेंट लिसनर है। जैसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और अपने माइंड में उसको फिट कर रहे हैं। जो चीज़ स्पीकर बोल रहे हैं, मैं एज अ स्पीकर आपको चीज़ें बता रही हूँ, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपने माइंड में उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं, माइंड में बिठा रहे हैं समझ के। You may ask questions but basically information flows from the speaker to you. आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश के सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूछेंगे, मैं आपको उसी टाइम आंसर करूँगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं आपको CS का कुछ बताऊँ तो कभी भी ये नहीं हो सकता। खैर मुझे तो CS आती ही नहीं है, आपके सर को ही आती है, उन्हीं से पूछिएगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि कंटेंट लिसनर वो होते हैं जो सिर्फ आपकी बात को समझते हैं और उसको एज इट इज़ इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता कंटेंट लिसनर का। आप लोग खुद देख लें, मैंने आप लोगों को कंटेंट लिसनर कहा है। आप लोगों का क्या काम है, आपने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और उसको याद करना है। इसके अलावा कुछ और काम है, आप इस चीज़ में कुछ चेंज कर सकते हो? कभी भी नहीं। योर जॉब इज़ टू आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स ऑफ द मैसेज। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने इस जो मैसेज है, मतलब इस लेसन में से की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये पॉइंट्स हैं, आप उनको याद कर लोगे तो आपका लेसन जो है क्लियर हो जाएगा। सो बी श्योर टू लिसन फॉर क्लूज टू इट्स स्ट्रक्चर। तो आपने क्या करना है, आपने क्लूज को याद रखना है। क्लूज क्या है, ये येलो हाईलाइट्स, इस पर मैंने क्विज लिख दिया, आपने इसको याद रखना है कि जी हाँ जी ये क्विज था। आपको मैं बोल रही हूँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसको याद रखना है। तो क्लूज जो है वो किस तरीके से आते हैं, वो प्रीव्यूज के तरीके से आते हैं कि आपको एक प्रीव्यू दे दिया जाए कि इस टॉपिक में ये चीज़ें आपने पढ़नी है। ट्रांजिशंस दे दी जाए, आपको एज अ समरी लास्ट में बता दिया जाए कि हाँ जी ये इसकी समरी है, हमने इसका इस लेसन में ये इसका लुबाब है, ये आपने पढ़ा है। एनमरेटेड पॉइंट्स कर देंगे। पहले पॉइंट पे आपने जो है स्पीकिंग पढ़ा है, दूसरे पॉइंट पे आपने लिसनिंग पढ़ा है, अब उसके 3 पॉइंट्स आ गए हैं। ये सारे आपके क्लूज हैं जिससे आप अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब क्रिटिकल लिसनिंग के बारे आ गया। क्रिटिकल लिसनिंग का काम ये है, इज़ मच मोर एक्टिव। ये कंटेंट लिसनिंग से ज़्यादा एक्टिव होता है इसका बिहेवियर, और ये इन्फॉर्मेशन को सिर्फ लिसन नहीं करता, सिर्फ सुनता नहीं है, उसमें आपको सजेशंस भी देता है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या आपने कोई डिसीजन लेना है उसमें आपकी मदद करता है कि आप डिसीजन मेकिंग कर सको अपनी किसी प्रॉब्लम की। We can be said to be engaged in critical listening when the goal is to evaluate or scrutinize। ठीक है, जांचना। स्क्रूटनाइज का मतलब है जांचना। आपको एक बात बताइए, आप उसको अपने माइंड में क्लियर करो, जांचो, सोचो, समझो कि जो चीज़ कही जा रही है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल
listening may be most concerned with receiving facts and or न्यू इन्फॉर्मेशन। जो आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि आपने नए फैक्ट्स को रिसीव भी करना है, और अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसमें बहस व मुबाहिसा करके उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो बात कही जा रही है वो ठीक भी है या नहीं। उसके बाद आपने उसमें अपने ओपिनियंस भी देने हैं, अपनी सजेशंस भी देनी है, और अगर कोई जज कर रहा है आपको तो उनकी जजमेंट को पूरा भी करना है। ये 2 पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, उसी लिहाज से है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक्टिव लिसनिंग ये बड़े मज़े के हैं पॉइंट, और इसमें मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को खुद भी मज़ा आएगा। एक्टिव लिसनिंग मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट एक्टिव लिसनिंग, आपको आपके नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव हो, आप जो चीज़ कह रहे हैं उनमें बाकायदा पार्ट लें कि नहीं आप जो कह रहे हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है, आपको सजेस्ट करें और पूरे तरीके से सजेस्ट करें। वो मेंटली भी आपकी बात को सुने, फिजिकली भी सुने और एब्सेंट ना हो। That is fully concentrated on what is being said rather than just passively hearing. आपने सिर्फ ये नहीं करना कि सुन लिया, जो बोल रहे हैं वो सुन लिया, आपने उस पे एक्ट भी करना है, उस चीज़ पर जो है कंसंट्रेट करना है। द मैसेज ऑफ द स्पीकर। एक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड विद द प्रैक्टिस। और ये जो एक्टिव लिसनिंग है ये तभी आप गेन कर सकते हो, तभी आप हासिल कर सकते हो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। आगे जाके ना मेरे माइंड में बड़ी मज़े की बात आ रही है, बताती हूँ आपको। इसमें क्विजिंग है इतने 3-4 और 2 जो हैं 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विद ऑल सेंसेस एज वेल एज गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। आपने अपने पूरी जो सेंसेस हैं उनको काम में लाना है। आपकी आइज, आपकी जो है ईयर्स सुन रहे हैं, आपका माइंड जो चीज़ सुन रहा है उसमें आपने रिएक्ट करना है कि हाँ जी ये बात आया ठीक है या नहीं। ये सारी चीज़ें मिला के आपका एक्टिव लिसनर बनता है। अब वो कह रहे हैं इंटरसेक्ट है ना, हाँ जी। इंटरसेक्ट कैन बी कन्वेड टू द स्पीकर बाय यूजिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। आप जो है वर्बली और नॉन वर्बली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब इसमें नॉन वर्बली क्या है कि आई कॉन्टेक्ट मैं कॉन्टेंट कह जाती हूँ, कॉन्टेक्ट जो होता है वो नॉन वर्बल है, ठीक है। आप बोल के नहीं, आप अपने आइज़ के साथ अपने टीचर्स को याद करें, जब उनको गुस्सा आता था ना या आप उनको चिटिंग करते हुए पकड़ लें तो कैसे आंखें निकालते थे, हाँ जी हमें पता चल गया। वो नॉन वर्बल मैसेज है कि हमें ये चीज़ पता चल रही है, अब आप ऐसा ना करें। नॉडिंग योर हेड, आपके हेड के ऊपर बार बार बजाना आपको। अब ये देखो एक्टिव लिसनिंग को एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब आपके टीचर्स कोई मैथ के टीचर ज़्यादा होगा, जब वो कोई फार्मूला समझा लें या कोई क्वेश्चन समझा लें तो आगे से कहते नहीं समझ आ गया आपको, तो आपने आगे से यस और नो जो इतना लंबा करते होते थे वो आपका एक्टिव रखने का एक टीचर्स का स्टाइल होता है, ठीक है। आपका पता चले कि आप फिजिकली यहाँ पे मौजूद हो गए या आप जो है दूसरा नाम मुझे भूल गया, मेंटली भी प्रेजेंट हो यहाँ पे कि नहीं हो, ठीक है। तो वो याद, अब आपको याद आ जाएगा। हम लोग कहते थे यस टीचर समझ आ गया है, ठीक है। एग्रीइंग बाय सेइंग यस। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्टिव लिसनिंग में शामिल होती हैं। और सिंपली ETC टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू। और इन चीज़ों से क्या पता चलता था, टीचर्स को पता चलता था कि हाँ जी अब आगे हमने आगे जो है कंटिन्यू करना है, पीछे वाली चीज़ बच्चों को समझ आ गई। टीचर्स जो है नॉडिंग योर हेड का मतलब क्या, आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हर क्लास में होते हैं, मैंने 10 साल बच्चों को पढ़ाया है, तो हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसमें उस बच्चे के सर पे खड़ा होकर हाँ जी आपने काम कर लिया, कुछ स्माइली सा फेस उनको बना के जी नहीं मेरा बेटा काम कर ले, अच्छा काम है, ठीक है काम कर लो। मतलब यह है कि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को काम करवाना, ठीक है। अब एक्टिव रखना वो हमारा एक सेकंड ऑप्शन है कि हमने आपको एक्टिव रखना है। जारी बात है हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब एक्टिव रखना क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है, आगे से आपका इतना बड़ा ये यस टीचर, ठीक है, वो चीज़ ये एक्टिव लिसनर्स में
होता है. दिस फीडबैक हेल्प्स अ स्पीकर टू फील एट ईज एंड लेट हिम कम्युनिकेट मोर इजीली, ओपनली एंड ऑनेस्टली. ठीक है. और ये जो यस टीचर हम लोग कहते थे, इससे जो स्पीकर है, जो बोलने वाला होता था, मतलब टीचर, वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा फील करता था कि हाँ जी, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, जो चीज़ मैं 15-20 मिनट से पढ़ा रही हूँ, वो उनको समझ आ गई. फिर वो और अच्छे से, ऑनेस्टली, सच्चाई से और ना अच्छे तरीके से हमें बाकी जो नेक्स्ट चीज़ समझानी होती थी वो समझाते होते थे. ठीक है. और नॉन वर्बल और वर्बल एक्शंस में जब टीचर्स कहते होते थे गो आउटसाइड द क्लास, ठीक है, तो वो जो उनका स्पीकिंग स्टाइल था, उनसे पता चलता था कि हाँ जी वो कितने गुस्से से बोल रही हैं. और उनका जो है एक एक्शन भी होता था बाकायदा फिंगर के साथ. ठीक है. अपना जो है आर्म जो है, फिंगर पॉइंट आउट करके आर्म ऐसे घुमाना दरवाजे की तरफ, यहाँ से बाहर जाना है. ठीक है. तो वो जितना जोर से होता था उतना पता चलता था कि हाँ जी अब हमने जाना है, आपको इशारा देंगे नहीं, टीचर गुस्से में है. ठीक है. तो नेक्स्ट चलते हैं आपके हाउ टू बी अ बेटर लिसनर. आप एक लिसनर, अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं. पुटिंग नॉन वर्बल स्किल्स टू वर्क एज यू लिसन. आप अगर चीज़ सुनना चाह रहे हो तो आपने नॉन वर्बल स्किल्स को ज़्यादा अच्छा रखना है. अब वो कैसे हैं? 3 चीज़ें. आपने आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रखना है. आपने रिस्पॉन्सिवली अपने हेड को नॉड करना है या स्पोकन सिग्नल देने हैं. हेड को नॉड कैसे करना है? अगर आप नहीं बोल रहे तो आपने सर को लाना है. कभी कभी हम लोग ऐसे भी कहते थे, टीचर कहते थे ओपन पेज नंबर 25, तो बाद में पूछा था ओपन कर लिया, तो हमारे सारे हिलते होते थे, बोलते नहीं थे, सारे हिलते होते थे कि हाँ जी कर लिया. ठीक है. तो ये स्पोकन सिग्नल्स होते हैं. पे अटेंशन टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज. अब आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है, जब हम लोग स्पीचेस वगैरह बच्चों से करवाते होते थे, या आप लोगों के लेवल पे, जब आप कॉलेज लेवल में होते थे, टीचर्स कहते थे आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है. अब बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि जहाँ पर आपने किसी बात पर जोर देना है, उसमें आपने अपने ज़ुबान पे भी जोर देना है. ठीक है. किसी चीज़ पर आपने एक्ट करना है, अपनी पॉइंट से पॉइंट आउट करना है, फिंगर से पॉइंट आउट करना है. ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में शामिल होती हैं. तो हम लोग नॉन वर्बली भी अपने लिसनर्स को चीज़ें समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ें देख लीजिएगा. बैड लिसनर्स क्या करते हैं, लिसन अफेक्टिवली जो करते हैं वो क्या होता है, और गुड लिसनर कौन से होते हैं. ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. लेक्चर लंबा हो जाता है तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए. अब वो कह रहे हैं कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ ऑन द जॉब. अब ये बात समझने वाली है. आप लोगों को मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि अब आप लोग जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बन गए हैं, बॉस बन गए हैं. अब आपने इंटरव्यू लेना है. जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपके पास जो इंटरव्यू देने के लिए आता है उसको इंटरव्यू ही कहते हैं. अब आपको ये कहा जा रहा है कि कन्वर्सेशन बाउंसेस बैक एंड फोर्थ है फ्रॉम इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूई. आपकी ये जो कन्वर्सेशन होती है वो बाउंस बैक करती रहती है. कभी आप क्या इंटरव्यूअर बोल रहा था, कभी इंटरव्यू बोल रहा था. लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपको गाइड करने के लिए, या जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी आपका हुआ ना ऐसा एक्सपीरियंस, तो आप देखना जो इंटरव्यूअर होगा ना, आप जब रूम में एंटर होगे आपसे वो खुद सलाम करेंगे, आपको कहेंगे हाँ जी कैसे हैं आप, आए बैठे यहाँ पे. ठीक है. कभी भी ये नहीं होगा कि आप इंटरव्यूई, मतलब जो जिसने इंटरव्यू देना है वो जाके बोलेगा कुछ. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंटरव्यूअर गाइड्स द कन्वर्सेशन. आपको गाइड करता है कि आप की जो कन्वर्सेशन है वो कैसे स्टार्ट करनी है. द इंटरव्यूई मे आल्सो सीक टू एकम्प्लिश अ पर्पस. ठीक है. और इंटरव्यूई का जो एक पर्पस होता है वो क्या होता है कि ऑब्टेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. आपने, अब हम जा रहे हैं, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मैंने क्या इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करनी है. फिर जो है आपने जो ऑब्टेन करना है, मतलब इंटरव्यू ने ऑब्टेन क्या करना है, इंटरव्यूअर से ऑब्टेन करना है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है. अब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको स्कूल की मिसाल दूँ तो स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने आपको बताना था कि आपने बच्चों का काम अच्छे से करना है, चेक करना है, बच्चों से अच्छे से बात करनी है, ये काम इस टाइम पे करना है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना है. प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने में आ रहे हैं या आपने सुना है, उनको प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ इंटरव्यूअर से पूछना है कि हाँ जी मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बता देंगे, इस बात का सोल्यूशन क्या है, ये मैं कैसे काम करूँ. टू क्रिएट गुडविल. आपने गुडविल क्रिएट करनी होती है. और परसुएट द अदर पर्सन्स टू टेक एक्शन. और लोगों को
अपनी तरफ माइल करना होता है कि आपकी बात पर एक्शन लें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही एक्ट करें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, क्विज में भी आ सकता है। इंटरव्यूज़ के कैटेगरीज क्या है? जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके टीवीज़ और ये सोशल मीडिया में जो इंटरव्यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। परसुएसिव इंटरव्यूज़ होते हैं, एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं, एवोल्यूशन इंटरव्यूज़ हैं, काउंसलिंग होती है इंटरव्यूज़ में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस होते हैं, डिसिप्लिनरी इंटरव्यूज़ होते हैं और टर्मिनेशन इंटरव्यूज़ होते हैं। ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इंटरव्यूज़ की कैटेगरीज जो हैं, 3 नाम बता दें 3 मार्क्स के लिए, 5 नाम बता दें 5 मार्क्स के लिए, तो इनको याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।